अब जैसे आपने बाहर से गोलगप्पे खा लिए, उन्होंने किस तरह का पानी यूज किया है, तो ये जो खराब पानी उन्होंने यूज किया है वो मॉनसून के सीजन में ज्यादा चांस है कि आपको बीमार करेगा। अलग अलग और विटामिन जैसे कि सी, ई, इनकी अगर कमी रहेगी तो हमेशा इम्यूनिटी में आप जिनमें ये कमियां नहीं है उनके मुकाबले पीछे रहोगे। नमस्कार, मैं पृथ्वी इटर्नल हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं आज इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिवांशु खटाना जी। वेलकम सर। थैंक और हम आज बात करना चाहेंगे सर, मॉनसून का सीज़न शुरू हो चुका है, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसे चैलेंजेस जो एक आम आदमी भी फेस करता है, और इनफैक्ट जब आम आदमी आपके पास आता है तो आपको कौन से वो ऐसे चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं? देखिए पृथ्वी जी, वैसे तो गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो हम काफ़ी खुश होते हैं। ज़्यादातर हम सब लोग, हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जगह जगह पे पानी भर जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इनके अपने हेल्थ चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, जो सबसे मेन चैलेंजेस, जो सबसे कॉमन चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो इनसे रिलेटेड ही रहते हैं। पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया है, जो भी वायरसेस हैं जो हमें नॉर्मली भी बीमार कर सकते हैं, उनकी वायबिलिटी, उनकी जीवित रहने की पॉसिबिलिटी का ड्यूरेशन और पॉसिबिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं इस मौसम में। ये पैथोजेंस के लिए अच्छा मौसम होता है। ह्यूमिडिटी और गर्मी भी रहती है, पानी हर जगह होता है, तो ये हमेशा पैथोजेंस के लिए हमेशा वायबल मौसम रहता है। इसलिए जो नॉर्मल इन्फेक्शंस है वो भी हमारे बढ़ जाते हैं, जैसे हम गला खराब है, जुकाम है, ये सब बढ़ ही जाता है। उसके अलावा जैसे जब बारिश होती है तो हमारे जो वाटर के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ पे भी हमारा पानी इकट्ठा होता है, वो कंटेमिनेट होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए इस मौसम में हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि पेशेंट्स दस्त की बीमारी लेके, पेट दर्द लेके और एसोसिएटेड फीवर लेके, ये सब बहुत आते हैं पेशेंट्स। अब इसमें यही है कि भाई अपन पानी एक तो साफ सुथरा पिया करें, है ना। पानी इसमें अपन बाहर का खाना कम खाएं। अब जैसे आपने बाहर से गोलगप्पे खा लिए, अब उन्होंने किस तरह का पानी यूज़ किया है, तो ये जो खराब पानी उन्होंने यूज़ किया है वो मॉनसून के सीज़न में ज़्यादा चांस है कि आपको बीमार करेगा। तो ये जो पानी से रिलेटेड बीमारियां हैं ये बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। डायरिया का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है। अगर डायरिया हल्का फुल्का है तो हो सकता है कोई सिम्टम्स ना आए। अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि स्किन की टर्गन इलास्टिसिटी कम हो जाए। बहुत ज़्यादा में कई बार पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। ये करने वाले कई कीटाणु होते हैं। आप पहले के ज़माने में सुनते थे भाई कॉलेरा हो गया, कॉलेरा में एकदम राइस वाटर जैसे दस्त हो जाते थे लोगों को। नॉर्मल जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस, जो खास करके हेपेटाइटिस ए है, वो एक फीको ओरल रूट से फैलने वाला वायरस है। वो खराब पानी, खराब खाने से लोगों में फैलता है, तो वो भी इस सीज़न में काफ़ी बढ़ जाता है। अन्य तरह के बुखार भी काफ़ी बढ़ जाते हैं इस सीज़न में। जो पहले से वृद्धजन है या जो भी हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि कोई HIV पॉजिटिव है, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियाबाई के अलावा अस्थमा या किसी भी तरह की बीमारी को लेके उनको रिस्क बढ़ जाता है बीमारियों का। अच्छा, ये पानी जैसे इकट्ठा होगा तो कीटाणु भी होंगे, कीड़े भी होंगे, मच्छर कीड़े, ये जो काटते हैं, इनसे जो बीमारियां होती है उनकी भी समस्या इस समय बढ़ जाती है। जैसे कि डेंगू मलेरिया तो हर साल हम हमारे देश में देखते ही हैं कितना बढ़ जाता है इस समय। चिकनगुनिया भी आजकल काफ़ी लोगों को पहचान में आने लग गया है क्या होता है। स्क्रब टाइफस एक बीमारी होती है जो कीड़े के काटने से हो जाती है। वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाके में होती है, पर शहर में भी पॉसिबिलिटी है। ये सब बीमारियां हैं जो ज़्यादा आपको मानसून में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा मौसम ह्यूमिड रहता है तो फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं उनको, तो उनके लिए भी हमें कई स्टेप्स उठाने चाहिए बचने के लिए। तो सर, दर्शक जानना चाहेंगे कि इस तरीके की बीमारियां जब होती हैं तो उन्हें किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे कॉमन तो है इस सीज़न में डायरिया। तो डायरिया में तो हमको लूज स्टूल्स होंगे, और दिन में 3 बार से ज़्यादा जब लूज स्टूल्स होते हैं तो हम उसे डायरिया कहते हैं। डायरिया की सिविरिटी के हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि मान लो किसी को पहला ही दिन है, कुछ हल्का फुल्का ही डायरिया हुआ है, तो हो सकता है कि सिर्फ उनको हल्की सी वीकनेस लगे, वो ORS वगैरह ले लें, थोड़ा डॉक्टर को विजिट कर लें, हल्की फुल्की दवाई ले लें, ठीक हो जाए। फिर होता है मॉडरेट डायरिया। उसके अंदर हम पेशेंट की खाल को देखते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है,
आंखों के नीचे एकदम संकनाइज हो जाएंगी, गड्ढे हो जाएंगे बहुत गहरे गहरे। अच्छा, इसी तरह अगर सिवियर डायरिया हो गया या उसको इलाज नहीं मिला मरीज को, तो फिर सिवियर डायरिया में पानी की कमी से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हमारे सिम्टम्स वेरी करेंगे डायरिया। सर क्या हम जान सकते हैं, जैसे आपने बताया जो 4 बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस और डायरिया, तो डायरिया इस ठीक है एक पार्ट हो गया। डेंगू सबसे ज़्यादा मैंने सुनने को मिलता है इस वाले सीजन में होना, तो उसके क्या लक्षण है? डेंगू जो है वो सबसे पहले तो, डेंगू एक तो मच्छर के काटने से फैलता है। तो उन एरियाज में जहाँ पे मच्छरों की बहुत ज़्यादा संख्या है या जहाँ पानी इकट्ठा होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जितने भी मच्छर से फैलने वाली बीमारी ये ज़्यादा होंगे। फिर डेंगू जब हो जाएगा तो पहली बात तो उसको उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आज अगर मच्छर ने काटा है तो मुझे आज सिम्टम्स नहीं आएंगे, 4-5 दिन बाद आएंगे, है ना। डेंगू के सबसे कॉमन सिम्टम्स तो हम अधिकतर जानते ही हैं कि भाई बुखार हो जाता है। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं क्योंकि पीठ में, हड्डियों में ज़्यादा दर्द रहता है। और डेंगू में जो सबसे कॉमन जो हवा जिस चीज़ का बना हुआ है वो है कि भाई प्लेटलेट कम हो गई साहब। तो प्लेटलेट कम हो जाने से क्या होगा, लैटरिन काले रंग की आ सकती है ब्लीडिंग होने की वजह से। हमारे शरीर पे भी लाल लाल निशान हो सकते हैं। तो जो जो दिक्कतें उन बीमारी से होनी है, सिम्टम उनसे हमेशा रिलेटेड ही रहेंगे। अब जैसे मलेरिया पे आते हैं हम, मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, पर मलेरिया एक वायरल फीवर नहीं है, मलेरिया एक पैरासिटिक है। तो मलेरिया क्या करता है, मलेरिया भी अलग अलग तरह का होता है। तो वो भी बुखार तो करेगा, बुखार के अलावा जो बुखार के साथ साथ जब पेशेंट अगर शॉक में जाता है तो अलग अलग अंगों को खराब कर सकता है। एक लिवर और एक लिवर रिलेटेड डिजीजेस भी ज़्यादा होती है मलेरिया में। तो लिवर खराब कर सकता है। अब लिवर खराब करेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो जाना, ये सब दिक्कत भी आ सकती है। तो मलेरिया में हाइपोग्लाइसीमिया के भी केसेस हमने देखे हैं। अच्छा, चिकनगुनिया हमने सुनते रहते हैं। चिकनगुनिया थोड़ा सा जोड़ों से रिलेटेड ज़्यादा रहता है। 6-6 महीने तक दवाइयाँ लेने के बावजूद भी जोड़ों में दर्द होता रहता है। एक होता है स्क्रब टाइफस होता है, जो एक कीड़ा होता है जो अपने घास फूस में मिलता है हमें। तो जो अपने किसान भाई हैं या जो मजदूर भाई जो खेतों में काम करते हैं, उनको ये जस्ट पहली बारिश के बाद होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसका हमेशा काटे हुए का निशान मिलेगा। नहीं भी मिलता है तो कई बार नहीं भी मिलता है, बट अधिकतर मिलेगा। और उसमें भी इस तरह से फीवर, अंगों का फेल होना, अधिकतर फेफड़े में ज़्यादा तकलीफ होने का चांस रहता है। और फंगल इन्फेक्शन तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि भाई स्किन पे हमारे खुजली होना, निशान होना, इरप्टेड मार्जिन्स रहेंगी उसकी, इस तरह से उसके सिम्टम्स रहेंगे। सर देखा गया है बहुत से लोग बारिश में भीगते हैं, भीग के घर चले जाते हैं, कुछ बीमार भी हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो उसमें कितना % चांसेस होता है कि जो भीग के बंदा आया है, भीगने का शौक सभी को होता है, तो कितना % चांसेस है कि वो बीमार हो जाएगा या उससे वो बीमार नहीं हो और दूसरे बीमार हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे सोसाइटी के काम आने वाली चीज़ है जो आपने सवाल पूछा है अभी। इसमें क्या है कि भाई साहब हम 4 जने भीगे थे, मेरे को ही क्यों फीवर हुआ? या। तो साहब सबसे पहले तो थोड़ा तो अपने से लक भी कहेंगे, बट जो हमारे हाथ में चीज़ें हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप ऑलरेडी किसी हाई रिस्क ग्रुप में, जैसे मैंने अभी पहले भी मेंशन किए थे, आप वृद्धजन हैं, आपके HIV या कोई भी इम्यूनो सप्रेस डिजीज़ है, आप खुद ऐसी दवाइयों पे है जो आपकी इम्यूनिटी दबाती है, जैसे कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद का पेशेंट है, या कोई गठियाबाई या इस तरह का ऑटोइम्यून डिजीज़ का पेशेंट है, या पहले से आपको कोई लंग्स का या एलर्जीज़ की हिस्ट्री है, तो इन लोगों को थोड़ा अपना बचाव अधिक रखना चाहिए। न्यूट्रिशनली भी अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि विटामिन B12, विटामिन D3, अलग अलग और वाइटामिन जैसे कि C, E, इनकी अगर कमी रहेगी तो हमेशा इम्यूनिटी में आप जिनमें कमियां नहीं है उनके मुकाबले पीछे रहोगे। अब जब पीछे रहोगे तो बीमार होने का चांस ज़्यादा रहेगा। जब आप भीगते हैं तो आपका थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशंस तो होते ही है। तो एक बार तो जो भी भीग रहे हैं थोड़ा सा वल्नरेबल तो वो एक बार होते हैं बीमारी के लिए, जो लोकल निमोनिया ये सब जो फैला हुआ उस समय। पर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो हो सकता है कि उसको झेल जाए। जिसकी इम्यूनिटी पुअर है, जो ये सब मैंने बातें बताई, उसके अलावा
कुछ टेम्पररी चीज़ें, जैसे कि भाई कुछ दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हल्का फुल्का कोई और बीमारी से ग्रसित है, तो उनको ये बीमारियां अधिक होंगी, उनको अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा कौन सा समय होता है सर जब मतलब हमने देखा है कि घरेलू उपचार लोग बाग करते हैं, काढ़ा बना लिया या खुद की ही मर्जी से दवाई ले ली, तो कितना सही है और कब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखो, काढ़ा है, घरेलू नुस्खे हैं, इनके कोई भी खिलाफ नहीं है। हम में से कोई कोई भी डॉक्टर इनके खिलाफ कभी नहीं है। जो भी इनमें से चीज़ें मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा रही, उनके लिए कभी भी कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। अब ये कितने कारगर है, इनके लिए इन पे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है जो हम आपको एग्जैक्ट डेटा दे सके। हम खुद ही, हम भी बच्चे थे, हम अब भी हमारे घर पे मम्मी हैं, सब है, हमको देते ही हैं, हम लेते हैं। कुछ कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ तो ज़रूर ही मिलता है, जैसे काढ़ा लेते हैं, कुछ लेते हैं तो गले में आराम मिल गया, बुखार कुछ कम हो गया। सबसे अच्छा तो ममता से हमको जो अच्छा लगता है अंदर से, जी। तो वो तो ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट इनका कोई साइंटिफिक डेटा किसी के पास नहीं है कि ये कितने कारगर है। तो इनको ले सकते हैं अगर आपको नुकसान नहीं है। अगर कोई इनमें ऐसी चीज़ मिली हुई है, मान लो आप डायबिटिक है और कोई ऐसे घरेलू नुस्खा है जिसमें से आपको शुगर यूज़ करनी है, इस तरह की चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो डॉक्टर के पास कब हमको जाना चाहिए सर कि हमको ये स्थिति है कि अब हमको दिखा लेना चाहिए? वो कैसा होता है, वो कब होता है कि हाँ नहीं, हम अब तो हमको डॉक्टर के पास ही जाना है? क्योंकि बहुत से लोग ना अवॉइड कर देते हैं उसको। इंसान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? डॉक्टर के पास आपको अगर 2 दिन से अधिक से फीवर है और राइजिंग ट्रेंड में है, तो आपको एक बार विजिट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर जल्दी पकड़ ली जाए तो बहुत मामूली हैं। अगर आपने अपने ऑर्गन्स को फेल होने दिया, जैसे डेंगू है या मलेरिया भी है, कोई भी और बीमारी है, डायरिया में जैसे मैंने आपको बताया कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर तक अगर अपन जाने दें, तो अगर अपन लेट डॉक्टर के पास जाते तो उनके पास भी करने के लिए चीज़ें कम हो जाती, फ़ायदे होने के चांस कम हो जाता है, जो डिजीज़ का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो अपन को कम से कम 3rd डे तक अगर राइजिंग फीवर है, राइजिंग सिम्टम्स है, तो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और उसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जो मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, उनको जितना हो सके, पहली बात तो बचाव पे पूरा ध्यान देना चाहिए, सेकेंडली उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो डॉक्टर को दिखाना है हमको 2 दिन से ज़्यादा, अगर हमें फीवर है, खाने पीने का हमको ध्यान रखना है, कुछ बाहर का इस मानसून वाले सीज़न में नहीं खाना है। ये तो हो गई सर तीनों बात। जनता के लिए आप कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहते हैं? जनता के लिए स्पेशल मैसेज यही है कि बचाव बेहतर है उपचार से। बचाव के लिए बहुत अच्छे अच्छे वैक्सीन आजकल अवेलेबल है। टाइफाइड का भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, न्यूमोनिया के वैक्सीन है। तो इनका अच्छे से अच्छे यूज़ करेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। खासकर कि जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि हाई रिस्क ग्रुप्स तो डेफिनेटली वैक्सीन से बहुत बेनिफिट करेंगे, उनको तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए। बाकी भी लोग अपना बचाव कर सकते हैं, खासकर कि जैसे आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ इस तरह की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हमारे जो यूरोपियंस या अमेरिकन जब यहाँ आते हैं तो वो अपने आप को सेफ करके ही आते हैं बहुत बीमारियों से, बहुत तरह के वैक्सीन लगा के आते। सेम चीज़ हमारे लिए भी है। हम भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको भी इस तरह से वैक्सीन यूज़ करने चाहिए। नहीं भी कर रहे हैं हाई रिस्क ग्रुप में तो वैक्सीन यूज़ करने चाहिए। और उसके वैक्सीन के अलावा अपनी जो न्यूट्रिशनली जो अपनी हेल्थ है उसका ध्यान रखें। किसी भी तरह के वाइटामिन वगैरह कम नहीं होने चाहिए। खाना अच्छा खाएंगे, संतरा कीवी वगैरह लेंगे तो विटामिन सी मिलता है, आलमंड्स लेंगे विटामिन ई मिलता है। अलग अलग जो हेल्दी फूड्स है वो यूज़ करें। मल्टीविटामिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अपना दिनचर्या का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक आज हमको जानने को मिला दिवांशु सर से मॉनसून से रिलेटेड कौन कौन सी इलनेस हमको हो सकती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनकी सीवियरिटी कितनी हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, जुड़े रहिए इटर्नल हॉस्पिटल के हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट के साथ।